है ब्रेन बाइट पे। आज हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे संवैधानिक निकायों की। सिर्फ एक ही वीडियो में आप सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, यानी कि सभी संवैधानिक निकायों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी मित्रों से कहना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस मिलती रहे। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं अब हम अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आपकी फाइनेंस कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑफ एससीज है, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इंटर स्टेट काउंसिल है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। इस लेक्चर का फायदा क्या है, पहले हम इस बारे में ये जान लेते हैं। देखिए, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दीजिए या यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दीजिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन सबसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और शुरू करने से पहले हम लोग ये भी जान लें कि हम लोग आज पढ़ने वाले क्या हैं। देखिए, इन सबसे ज़्यादातर जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो या तो इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, या इनका कंपोजिशन होता है, मतलब कि कौन कौन मेंबर होंगे, ठीक है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी पूछी जाती है कि कौन इनको अपॉइंट करता है। इनके टेन्योर पूछा जाता है कि कितने साल के लिए ये अपॉइंट होते हैं, या इनका रिमूवल पूछा जाता है कि कैसे ये हटाए जाते हैं, ठीक है, और या फिर इनके फंक्शंस या हम उनको पावर्स कहें वो पूछा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की तरफ, जो कि है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ये हमारे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 148 के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। और इसका जो चेयरमैन या मेंबर, वो मतलब कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल जो ऑफिस होल्ड करता है वो 6 साल के लिए ऑफिस होल्ड करता है, या फिर 65 साल के लिए। अगर इन दोनों में से 6 साल पहले हो जाए और 65 साल ना हो तब भी ये इसका टेन्योर खत्म हो जाता है, या 65 साल पहले हो जाए 6 साल पूरे ना हो पाए तब भी इसका टेन्योर खत्म हो जाता है। तो इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होती है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसको कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, इसको कौन अपॉइंट करता है। ये प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इसका फिर एक क्वेश्चन बनता है इसका एमसीक्यू कि इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसका रिमूवल जो होता है सेम होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू यहाँ पर यह भी बन के आता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो कैसे रिमूव होता है। देखिए, इसके बारे में हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे जुडिशरी पे, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि जजेस अपॉइंट कैसे किए जाते हैं और रिमूव कैसे किया जाता है, ठीक है। बस हम यहां पे इतना आपको बताते चलें कि इन जजेस का रिमूवल होता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास हो जाए तब प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है किसी भी जज को या फिर कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल को। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, ये होती है 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट हो हाउस में और वोट कर रहे हो, ठीक है। यहां पे दोनों सेपरेट, मतलब लोकसभा में भी पास होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ और राज्यसभा में पास होना चाहिए। अब देखिए, हम आते हैं वापस अपने कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर एक नया एमसीक्यू बन के आता है कि जो यहां पर कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल जब बन जाता है तो क्या वो दोबारा अपॉइंटमेंट उसका होता है टेन्योर खत्म होने के बाद। यहां पर आता है क्वेश्चन नो। देखिए, इंडिपेंडेंस की वजह से, मतलब कि जो है ताकि जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हो इंडिपेंडेंटली वर्क करे, गवर्नमेंट के अंडर में ना काम करे, मतलब गवर्नमेंट के फेवर में ना काम करे, तो इसलिए उसको दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती है ताकि वो अनबायस्ड वर्क करे। और ये रिपोर्ट जो है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल प्रेसिडेंट को सबमिट करता है और प्रेसिडेंट फिर ये पार्लियामेंट में रिपोर्ट सबमिट करता है, ठीक है। अच्छा, इसका अब एक क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है कि इसका काम क्या होता है। देखिए, ये ऑडिट करता है, देखिए क्वेश्चन ही से समझ में आ रहा है, ऑडिटर है, ठीक है, ऑडिटर है, मतलब ये ऑडिट करेगा।
इंडिया के मतलब फंड्स और स्टेट के फंड्स को, फंड कौन कौन से होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, कंटीजेंसी फंड होता है, पब्लिक अकाउंट्स फंड होता है। तो ये सब हम पूरा एक डिटेल पॉलिटी के जब सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से समझा दो। लेकिन देखिए यहाँ पर सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर फोकस करेंगे, सिर्फ इस टॉपिक पर, ठीक है। और ये एडवाइजरी रोल प्ले करता है आपका प्रेसिडेंट को अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की तरफ, जो कि है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी होती है, जैसे चाहे आप अयोध्या मैटर ले लीजिए, ठीक है, या आप कोई ऐसा मैटर ले लीजिए जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से को पार्टी बनाया जाता है, ठीक है, या कोई जॉब रिलेटेड, जैसे यूपी में अभी चल रही है आपकी बेसिक शिक्षा वो टीचर्स वाली, तो उस टीचर में स्टेट गवर्नमेंट का एक वकील होगा जिसको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ऐसे ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 76 के थ्रू अपॉइंट किया गया होता है। कौन अपॉइंट करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि इसका टेन्योर क्या होता है। देखिए इसका कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे, मतलब कि प्रेसिडेंट कभी भी इनको हटा सकता है, ठीक है। अब देखिए अब आता है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि ये एक जुडिशियल पोस्ट है तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि हायर जजेस की जो क्वालिफिकेशन होती है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन होती है वो इसकी क्वालिफिकेशन होती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज, हमने आपको बताया कि जुडिशरी में पूरा आपको डिटेल में समझाएंगे, तो बस इतना हम आपको बताते चलेंगे जज जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। उसकी क्वालिफिकेशन ये होती है कि कोई भी जज जो बन रहा है सुप्रीम कोर्ट का, वो पहले 5 साल किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो, या किसी हाई कोर्ट में 10 साल एडवोकेट रहा हो, या फिर प्रेसिडेंट की नजर में एमिनेंट ज्यूरिस्ट, मतलब 3 कंडीशन है, और साथ में सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। 4 कंडीशन है, इन 4 कंडीशन को फुलफिल करता हो तब वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा एमसीक्यू बनता है कि क्या वो दोबारा अपॉइंटमेंट उसको मिल सकती है। हाँ मिल सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर, है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर डिपेंड करता है, दोबारा भी वो अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं इसके पावर्स, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए जो भी प्रिविलेजेस आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं वो सारे प्रिविलेजेस को मिलते हैं, मतलब कि जैसे जो भी इसके खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, ठीक है, एक प्रिविलेज इसको है। और फिर एक प्रिविलेज इसको है कि पार्लियामेंट के जो भी सेशंस होते हैं उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, बट वोट नहीं कर सकता, विदाउट वोटिंग, ठीक है। डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता, ठीक है। और जो है मतलब दोनों लोकसभा और राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर। और एक और इसका पावर ऑफ फंक्शंस होता है कि इंडिया की कोई भी कोर्ट हो, इंडिया की एनी कोर्ट, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं की भी, तो वहां जाकर ये ऑडियंस, मतलब वहां जाकर ये किसी भी केस में जाकर बैठ सकता है, देख सकता है केस में क्या चल रहा है, अटेंड कर सकता है कोई भी केसेस को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की तरफ, जो कि इलेक्शन कमीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 2019 में इलेक्शन हुआ है तो इससे क्वेश्चन बनना ही चाहिए, बनेगा ही, जरूरी बनेगा इसका क्वेश्चन। देखिए हम लोग जानते हैं इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के तहत गठित किया जाता है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं बताया है कि क्या क्वालिफिकेशन होगी क्या नहीं होगी, ठीक है। और इसके कंपोजिशन के बारे में भी नहीं बताया है कि क्या कंपोजिशन होगा, मतलब कितने मेंबर्स होंगे। ये डिपेंड करता है, सब डिसाइड करता है प्रेसिडेंट, सिचुएशन को देखते हुए वो अपॉइंट करता है। जनरली एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं। देखिए जब अगर एक इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है तो उसको सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर बोल दिया जाएगा, लेकिन अगर साथ में 1 या 2 और अपॉइंट किए जाते हैं तो जो चेयरमैन होगा उसको हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल देते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है क्या एक इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जा सकता है, हाँ अपॉइंट किया जा सकता है, ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि इसके टेन्योर और रिमूवल क्या होता है। देखिए इसका टेन्योर होता है 6 साल का, और 65 साल तक के इसका टेन्योर होता है, ठीक है। इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और इसका रिमूवल ठीक वैसे ही होता है सुप्रीम कोर्ट के जज वाला, जो कि हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जज कैसे अपॉइंट रिमूव
अपॉइंट का तो चलो बता दिया, रिमूव का अभी आपको हमें बताना है, जुडिशरी में बता सकते हैं, लेकिन अभी चलिए हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे रिमूव होता है। वही इसका प्रोसेस होता है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास हो, ठीक है, एक रेजोल्यूशन पास हो पार्लियामेंट में, मतलब कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा में, और फिर उस रेजोल्यूशन पास होने के बाद प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं क्या इसका फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकता है। हाँ, इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर, इलेक्शन कमिश्नर जो भी होता है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, इसका दोबारा रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। इसका पावर्स क्या होता है, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में हर साल कोई ना कोई इलेक्शन होता है, चाहे विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो या राज्यसभा का हो या बाई इलेक्शन हो। तो जितने भी आपके पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्टकट्स में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, आपको कोई भी बुक नहीं उठानी पड़ेगी इन सबको रिवीजन करने के लिए, सिर्फ ये वीडियो ही काफ़ी है। पार्लियामेंट के कोई भी इलेक्शन हो या लोकसभा या राज्यसभा हो, वो सब ये करवाता है। स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हो, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, वो ये करवाता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन वो ये करवाता है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन ये करवाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पर बन के आता है एमसीक्यू कि क्या पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन कमीशन करवाता है? इसका आंसर है नो, क्योंकि वो इलेक्शन करवाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जो कि वो अलग गवर्नर अपॉइंट करता है उनको, मतलब वो स्टेट बॉडीज हो जाती है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, लेकिन वो स्टेट अपॉइंट करता है। ठीक है, अब इसके पावर्स हम लोग ने देख लिए कि ये इलेक्शन का होता है। दूसरा क्या है इसका एक पावर, इसका पावर ये होता है कि जो भी रजिस्ट्रेशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज के, चाहे वो स्टेट पार्टीज हो या आपके नेशनल पार्टीज हो, उन सबका रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन करवाता है। सिंबल देता है, जो भी डिस्प्यूट होता है उन दोनों उन पार्टियों के बीच में, वो सिंबल से रिलेटेड, अभी हमने देखा कई पार्टीज में सिंबल को लेकर खींचातानी चली, चाहे वो बिहार हो या यूपी हो, उन सबको डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है हमारा इलेक्शन कमीशन। चलिए, हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में डिटेल से पढ़ लिया, सिर्फ इतना ही काफी, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ आते हैं, जो कि है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन, वही सेम एमसीक्यू, कौन से आर्टिकल रिलेटेड है फाइनेंस कमीशन? आर्टिकल 280। ठीक है, अब बात है इसके इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको सेम अपॉइंट प्रेसिडेंट, ज्यादा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कोई भी हो, उन सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। चुपचाप तुक्का लगा दो, प्रेसिडेंट बस। ठीक है, कंपोजिशन क्या होता है इसका? चेयरमैन होगा, 4 मेंबर होंगे। ठीक है, चेयरमैन होगा, 4 मेंबर होंगे। देखिए, इसका टेन्योर जो होता है आपका डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, कितने साल के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जनरली ये हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है इंडिया में। ठीक है, और जो इनका जो टेन्योर होता है मेंबर्स का, वो डिसाइड करता है कौन? प्रेसिडेंट। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा, जो प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन है, इसका टेन्योर बढ़ाया गया है। ठीक है, अब कमेंट करके आप लोग हमको ये बताइएगा कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे और प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वालिफिकेशंस पे। देखिए, क्वालिफिकेशंस पे इसमें जो है, जो अब आते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, देखिए क्वालिफिकेशन में इसमें क्या है, जो चेयरमैन हो, जो चेयरमैन है, जो चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। ठीक है, और बाकी जो 4 मेंबर हैं उनमें से एक जज होना चाहिए, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज। ठीक है, एक को गवर्नमेंट के फाइनेंस और अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एक को एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज में, मतलब कि प्रशासन और फाइनेंशियल में, और एक को नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, ये 2 हो गया क्वालिफिकेशंस। अब आते हैं हम लोग इसके पावर्स के बारे में। देखिए, इसका पावर्स हम लोग जानते हैं कि जो है, जो भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उसका शेयर्स जो है डिवाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, और बिटवीन द स्टेट्स, मतलब कि जो है, मान लीजिए यूपी बिहार है और कर्नाटक केरल है, तो फिर जो है उन लोगों में डिसाइड किया जाता है कि कौन से स्टेट को कितना शेयर दिया जाएगा, कौन से स्टेट को कितना शेयर दिया जाएगा। ये सब जो है एडवाइस करता है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, कि कितना शेयर डिवाइड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और हॉरिजॉन्टली स्टेट और 2 स्टेट के बीच में। ठीक है, फिर एक इसका फंक्शन होता है कि जो है, जो भी प्रेसिडेंट इनको
वर्क देते हैं करने के लिए, वो सारा फाइनेंस से रिलेटेड जो भी होता है वो ये करते हैं। एक इसका पावर ये होता है कि जो है हम लोग जानते हैं कि पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी रेवेन्यू चाहिए, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो होता है उसमें से कितना पैसा देना चाहिए उसको भी ये एडवाइस करते हैं। ठीक है, एक इनका पावर देखिए, एक इनका पावर होता है सिविल कोड का, मतलब एज ए सिविल कोड ये वर्क करते हैं, इनके पास सिविल कोड वाली सारी पावर्स होती हैं। चलिए ये हो गया हमारा फाइनेंस कमीशन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो कि ये आर्टिकल 338 के थ्रू बना है। इसमें 5 मेंबर होते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 3 मेंबर्स जिनका टेन्योर 3 इयर्स का होता है, फर्दर अपॉइंटमेंट होती है। और ये एक बॉडी क्वासी जुडिशियल बॉडी है। और ये जितने भी हमारे एससी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड्स दिए गए हैं, चाहे वो आपके फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हो या डीपीएसपी के थ्रू हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन कि उनका जो है मॉनिटरिंग करता है कि जो है उस एससीज के फेवर में हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कोई खराबी होती है तो उनकी रिपोर्ट, जब ये रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, तो उसमें सारे रिकमेंडेशन जो उसने दिए होते हैं गवर्नमेंट को, इस कमीशन ने, उसको अगर गवर्नमेंट ने वो फॉलो किया होता है तो वो उसमें लिखा होता है रिपोर्ट में, अगर नहीं फॉलो किया होता तो रीजन के साथ लिखा होता है कि गवर्नमेंट ने क्यों नहीं फॉलो किया। ठीक है, इसका भी पावर सिविल कोड की तरीके से होता है। देखिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन, इनकी हिस्ट्री मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे बने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब हम अपनी सीरीज पॉलिटी की शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, तो उसमें हम पूरे डिटेल में सब पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम इतना एमसीक्यूज में इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट फाइनेंस वो कमीशन बॉडी की तरफ, जो कि है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, देखिए अभी हमने देखा कि एससीज की कमीशन जो है 338 के थ्रू बनी होती है, और ये ट्राइब की 338A के थ्रू बनी होती है। सेम कंपोजिशन होता है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 3 मेंबर्स, टेन्योर इनका 3 साल का होता है, फर्दर अपॉइंटमेंट होता है, सारे फंक्शन सेम होते हैं, बस ये एसटीज के लिए होते हैं। इनके में इनका काम एसटीज का है। ठीक है, वो एससीज का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सिविल कोड का ही काम कर रहे होते हैं, एज ए सिविल कोड के पावर होते हैं इनके पास। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पे वो बैकवर्ड क्लासेस का शायद पीछे स्लाइड में हो, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, चाहे यूपी में जाइए, वेस्टर्न यूपी की अलग भाषा है, ईस्टर्न यूपी की अलग भाषा है, अवधी अलग है। ठीक है, भोजपुरी बोली जाती है कुछ क्षेत्रों में। तो इन कुछ जहाँ पे जो माइनॉरिटीज भाषाएं होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी संविधान में प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 350B के अंदर दिया हुआ है कि एक ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए जो इनकी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल ऑफिसर एक अपॉइंट होना चाहिए। ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, कमिश्नर अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और डिपेंड करता है वर्क के ऊपर, तो डिप्टी कमिश्नर उनके कमिश्नर की एडवाइस पे डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट कर देता है। ठीक है, इसका जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का जो हेड क्वार्टर है वो हमारे यूपी इलाहाबाद में है। ठीक है, इसके रीजनल ऑफिसेस भी हैं, वो कमेंट करके बताइएगा रीजनल ऑफिसेस कहाँ पर है। ठीक है, वो ऐसे पूछा नहीं जाता, सिर्फ हेडक्वार्टर पूछा था, इसलिए हमने आपको बता दिया है। लेकिन इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि रीजनल ऑफिसेस कहाँ पे हैं। ठीक है, इसका टेन्योर क्या होता है, डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे कि कब तक प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट रखता है, कब तक उसको रिमूव कर देता है, कभी भी रिमूव कर सकता है। इसका अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, हो सकता है। इसका पावर्स क्या है, सेम पावर्स है जो एसटीज का है, बस ये इसमें है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में जो भी प्रोटेक्शन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी निगरानी करना, उसके बारे में रिपोर्ट करना सब प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये भी हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की तरफ, जो कि है यूपीएससी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन हर साल कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया सेंटर का होता है। ठीक है, ऐसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, सर्विस कमीशन। ठीक है,
इससे रिलेटेड आर्टिकल्स क्या है, 315 से 323 के बीच में। इसके कंपोजिशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं बताया है, ठीक है। जनरली 9 से 11 मेंबर्स अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। हाँ, लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने भी नहीं बताया, लेकिन हाफ मेंबर के बारे में बताया कि हाफ मेंबर जो है इसके, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में काम करने का, बस इतना बोला है कॉन्स्टिट्यूशन ने क्वालिफिकेशन के बारे में, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं बोला, सिर्फ हाफ ऑफ द मेंबर्स बोला है, ठीक है। इसका टेन्योर कितना होना चाहिए, 6 साल या 65 साल का होना चाहिए, ठीक है। और जो है इसको रिमूवल क्या है इसका, देखिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं इतनी जल्दी रिमूव नहीं हो सकते, बहुत बहुत ही रेयर केसेस होता है, क्योंकि उनका प्रोसीजर बहुत टफ होता है, ठीक है। ये रिमूव प्रेसिडेंट कर सकता है ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर पे, कब, जब वो सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के लिए भेजे, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट दे अपनी प्रेसिडेंट को कि हाँ ये इसको रिमूव कर सकते हैं, तो रिमूव कर देता है प्रेसिडेंट, ठीक है। और भी कई कंडीशंस दे रखे हैं रिमूवल की, जैसे कि बैंकक्रप्ट अगर हो गया हो मेंबर या चेयरमैन तो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। मेंटली फिट ना हो, ठीक है, और जो है कन्विक्ट हो ऑफेंस में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके वो फर्दर अपॉइंटमेंट के बारे में। देखिए जो चेयरमैन होता है यूपीएससी का, वो फर्दर अपॉइंट नहीं हो सकता, सेकंड टर्म के लिए वो अपॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन मेंबर हो सकते हैं। कैसे, मेंबर को या तो चेयरमैन बना दिया जाए, ठीक है, या अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के क्या चेयरमैन और मेंबर्स का फर्दर अपॉइंटमेंट होता है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, हाँ उसका हो सकता है, क्योंकि जो है जो उसका चेयरमैन होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो मेंबर बन सकता है यूपीएससी का, या चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का, या फिर जो है उसके मेंबर्स हैं वो मेंबर बनने जाए या चेयरमैन बना दिए जाए, ठीक है। इसका फंक्शंस और पावर्स हम लोग जानते हैं कि रिक्रूटमेंट में इसका काम होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज को रिक्रूट करती है, सेंट्रल सर्विसेज को रिक्रूट करती है, एडवाइजरी पावर होती है सेंटर को एडवाइस करने के लिए जब कोई एम्प्लॉय से रिलेटेड एडवाइस चाहिए होती है, तो ये एडवाइस प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक और एक आजकल लेटेस्ट एमसीक्यू से बन के आता है कि जो ये रिकमेंड करता है कैंडिडेट्स को कि ये इतने सेलेक्ट हो गए हैं, एग्जाम मान लीजिए कोई एग्जाम दिया आपने और वहां पे फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो क्वेश्चन ये आता है क्या वो उनको गवर्नमेंट कंपलसरी अपॉइंट करेगी या मतलब कि अपॉइंट नहीं कर सकती। देखिए ये जो लिस्ट देता है ये रिकमेंडेड लिस्ट होती है, मतलब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपॉइंट करे या ना करे, इनका काम होता है सिर्फ रिक्रूटमेंट करना, बाकी जो कंडीशंस अगर फुलफिल कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, जॉब देती है, अगर नहीं कंडीशन फुलफिल कर रहा तो नहीं देती है। ऐसा नहीं कि अनफेयर मतलब किसी को भी हटा दे कि हम आपको नहीं जॉब देंगे, लेकिन जो है कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, ताकि इसीलिए बोला जाता है कि इसकी जो फाइनल लिस्ट होती है वो रिकमेंडेड लिस्ट होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की तरफ आते हैं। देखिए हमने बताया था आपको कि एक छूट गई है बैकवर्ड क्लासेस, जो कि यहाँ पे कवर कर दी हमने। ये बना, ये लेटेस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना ये कौन से ईयर में बना और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बना है, ठीक है। इसका इससे रिलेटेड आर्टिकल क्या है, 338 ए है, बी सॉरी बी। उसके वही कंपोजिशन सेम है कि एक चेयरमैन होगा, 4 मेंबर होंगे, टेन्योर 3 इयर्स का होगा, जो कि इसका चेयरपर्सन जो है होगा वो जज रहा हो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, और एक सोशल साइंटिस्ट होगा इसके अंदर का, और एक 2 पर्सन जो होंगे जिनको नॉलेज होगी बैकवर्ड क्लासेस की, एक मेंबर सेक्रेटरी होगा जो कि सेक्रेटरी रैंक का होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। इसका वर्क सेम है, बैकवर्ड क्लासेस की प्रोटेक्शंस मॉनिटरिंग करना, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड्स दिए गए हैं और उनके बारे में रिपोर्टिंग करना प्रेसिडेंट को, ठीक है। और एक और इनका काम होता है कि जो बैकवर्ड लिस्ट होती है उसमें कौन सी कम्युनिटी को जोड़ना, कौन सी कम्युनिटी को हटाना, ठीक है। ये हम लोग ने इसके बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं, अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है जो कि आर्टिकल 165 के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। इसका रिमूवल गवर्नर कभी भी कर सकता है, ठीक है। इसका टेन्योर और इसका रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी वगैरह सब गवर्नर डिसाइड करता है।
देखिए हमने अटॉर्नी जनरल में देखा था कि क्वालिफाई हो सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए। देखिए अब ये स्टेट का आ गया तो इसमें क्वालिफिकेशन होगी हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन क्या होती है कि उसने जुडिशियल ऑफिस को 10 साल के लिए होल्ड कर रखा हो उस स्टेट में, मतलब कि उस स्टेट का एडवोकेट हो 10 साल के लिए। ठीक है, दोबारा अपॉइंटमेंट हो सकती है। इसका लीगल एडवाइजर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, हर एक केस में स्टेट गवर्नमेंट को मतलब रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको फंक्शन दिए वो सारे करता है। ठीक है, और ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट का केस चल रहा हो। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर वो इस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं? इसका आंसर है यस, लेकिन वो डिपेंड करता है, उसको पहले जो है अपने गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट ने उसको परमिट कर दिया कि हाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वो प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि केस गवर्नमेंट के खिलाफ ना हो जब वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हो। ठीक है, चलिए हमने ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ ली। ठीक है, अब आती है एक नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये तो थी परमानेंट, मतलब ये हमेशा रहेंगी, मतलब कि इनका जो है चेयरमैन हमेशा अपॉइंट होगा जब टेन्योर खत्म होगा, या उसके मेंबर अपॉइंट होंगे जो जिनका टेन्योर खत्म होता जाएगा। एक आता है इंटर स्टेट काउंसिल जो कि नॉन परमानेंट होती है, मतलब वो कभी भी वो बनाई जा सकती है, कभी भी वो अपॉइंट नहीं होती है। ठीक है, इसका चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, जो कि आर्टिकल 263 के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाई जाती है। ठीक है, और इसके मेंबर कौन होते हैं? कैबिनेट रैंक के यूनियन मिनिस्टर होंगे जिसको, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर होंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर जो है नॉमिनेट करे। चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट के होंगे। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर वहाँ के होंगे यूटीज के, मतलब यूनियन टेरिटरीज के, जहाँ पर विधानसभा होगी, और जहाँ पर विधानसभा नहीं होगी यूनियन टेरिटरी जैसे कि लद्दाख और दादर नागर अंडमान एंड दीव वगैरह में, तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इसमें मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इनका काम इस बॉडी का काम क्या होता है? इस बॉडी का काम होता है जो कि डिस्प्यूट होता है, हमारा मतलब कि जैसे मन मुटाव जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट आता है उसको रिजॉल्व करना, जो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करना, जो कॉमन एजेंडा है, जो कॉमन इंटरेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, उसके बारे में डिस्कस करना, उसको इंप्लीमेंट करना, उसके बारे में सजेशन देना। ठीक है, बस इतना ही इसके बारे में, बस, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए हमने आज पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ लिया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।